और P से Q तक की लंबाई होती है B। एक और चीज जिसमें दिखाई थी मैंने आपको, कैपिटल ए पर सदिश लगाया था, है ना। और ये जो कैपिटल ए है ये यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, अल्फा। किससे, कैपिटल बी की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुंडली PQRS का क्षेत्रफल सदिश अल्फा कोण बना रहा है। तो इस चित्र में थीटा प्लस अल्फा हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा हमेशा 90 डिग्री होता है, कारण PQ के लंबवत है ए सदिश, है ना। चलिए लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। चित्र में कुछ तो लिखा हुआ है ना आपने, लिखिए। धारावाही कुंडली की PQ तथा RS भुजाओं पर चुंबकीय बल, PQ तथा RS भुजाओं पर चुंबकीय बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशाओं में होने के कारण, परिमाण में समान तथा विपरीत दिशाओं में होने के कारण तो कौन सी भुजाओं पर, PQ तथा RS भुजाओं पर चुंबकीय बल परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। खड़ी पाई। तो ये F1 बल और ये F3 बल, आप अपने समीकरण देख सकते हैं, समीकरण 1 और 3। तो F1 बल F3 बल परिमाण में समान है और दिशा इनकी है विपरीत, ठीक है। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन भी आपने दिखाई होगी, यहाँ पर घूर्णन अक्ष यही है। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, लिखिए QR तथा SP भुजाओं पर चुंबकीय बल, QR तथा SP भुजाओं पर चुंबकीय बल परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, किंतु इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण, किंतु इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। तो ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ क्या दो हो गए एक तरह से। कल हमने चारों बलों की बात कर ली थी, F1, F2, F3, F4, ठीक है। आज हमने कहा F1 बल, F3 बल। बल तो नहीं कहा, हमने कहा PQ तथा RS भुजाओं पर बल परिमाण में समान है और विपरीत दिशाओं में कैंसिल हो जाते हैं। इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है इसलिए पूरे कैंसिल हो जाते हैं। QR भुजा तथा SP भुजा पर बल परिमाण में तो समान है किंतु इन बलों की क्रिया रेखाएं संपाती नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर तो F1 बल की क्रिया रेखा, F2 बल की क्रिया रेखा एक ही है, यहाँ पर बलों की क्रिया रेखा एक नहीं है, अलग अलग है। इसलिए ये दोनों बल मिलकर F2 तथा F4 बल मिलकर क्या लगाते हैं, बल आघूर्ण लगाते हैं, कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगाते हैं, जिसे निम्न क्या लिखा है, जिसे दिया जाता है। लिखिए टॉर्क बराबर
किसी एक बल का परिमाण किसी एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। किसी एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो दो बल हैं, एक है F2 और दूसरा है F4। F2 तथा F4 में से किसी भी एक बल का परिमाण। ये सामने वाला चित्र है जब आप कुंडली को सामने से देख रहे हैं, और ये कौन सा चित्र है जब प्रेक्षक इस व्यवस्था को ऊपर से देख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो ये वही F2 बल है, यही F4 बल है। ठीक है, तो क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी आपने चित्र में लिखी है ना। QC कितना है, B cos थीटा, सब जानते हैं। समकोण त्रिभुज अगर देख लें QCP, इस समकोण त्रिभुज में Q से P तक है कर्ण 90 डिग्री के सामने, थीटा के सामने हुआ लंब, तो ये बचा क्या QC आधार। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है cos, तो आधार हो जाएगा cos इंटू कर्ण या कर्ण इंटू cos। ठीक है, टॉर्क बराबर आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक बल का परिमाण मतलब या तो F2 लिखो या F4 लिखो, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी क्या लिख रहा हूं मैं, QC लिखो। QC तो है ना। F2 बल की क्रिया रेखा, F1 F4 बल की क्रिया रेखा, उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, QC। अब F2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ILB, समीकरण 2 और 4 से देख सकते हो आप, F2 F4 क्या है ILB, और QC कितना है B cos थीटा, B cos थीटा। तो शुरुआत हर टॉपिक की ध्यान रखें। अब तो अंतिम सूत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा विद्युत द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण लगता है, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, PE sin थीटा, है ना। इसको सदिश रूप में आप लिखते हैं टॉर्क बराबर P क्रॉस E। तो जिस तरह से विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण लगता है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगता है, उसी तरह से धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण लगता है, वो घूमता है। अब उसका सूत्र देखिए कैसा आएगा, टॉर्क बराबर I A B cos थीटा। क्या किया मैंने, चूंकि L इंटू बी बराबर क्या लिखना है A, कुंडली का क्षेत्रफल, लिखिए कैपिटल L इंटू बी, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल। हो गया। चलिए, टॉर्क बराबर IAB cos 90 माइनस एल्फा, थीटा की जगह 90 माइनस एल्फा, क्यों, क्योंकि थीटा प्लस एल्फा बराबर 90 डिग्री। आपको चित्र से ही देखना है, यहाँ पर ये पूरा कोण कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90। उसमें आप देख रहे हैं दो भाग है, एक थीटा है एक एल्फा है, तो थीटा प्लस एल्फा 90 होने के कारण हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, इस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एल्फा। सही बात है, cos 90 माइनस एल्फा साइन एल्फा, एन आई ए बी साइन एल्फा। यहां तक हो जाए तो बताएं। तो हर टॉपिक को, हर डेरिवेशन को आप दिमाग में उसके पार्ट कर लें, भाग कर लें। हर डेरिवेशन के साथ यही होता है, उसको पार्ट में, टुकड़ों में याद करें, टुकड़ों में उसको एग्जाम के लिए तैयार करें। ओके, इसके नीचे लिखिए अब, यदि धारावाही आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या, यदि धारावाही आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या फेरों की संख्या
एन हो तो कैपिटल एन, फेरों की संख्या मतलब ये जो टर्न होते हैं ना, जैसे एक फेरा हमने दिखाया, एक फेरे के लिए ये सूत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लो फेरे ज्यादा हो, जो मैंने आपको कहा था ना पंखों की, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, पंखों के अंदर मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी एक कॉइल होती है, कुंडली होती है, कुल मिलाकर उनके अंदर एक फेरे से काम नहीं चलता, बहुत सारे फेरे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फेरों की संख्या एन है, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। हो तो बल आघूर्ण, हो तो बल आघूर्ण, तो देखो अगर एन हो तो बल आघूर्ण क्या दिख रहा है, एन गुना, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो पहले ही था, एन गुना हो गया। अगर एक कुंडली है तो एन का मान एक रख दो, वही आ जाए। 10 कुंडली है, 10 गुना हो जाएगा बल आघूर्ण, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात, किसी कुंडली के लिए NIA क्या होता है, देखिए MB साइन अल्फा, ये M किसकी जगह है, मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, NIA, ये NIA की जगह मैंने M लिखा है। अब ये M क्या होता है, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी है, तो आवेश गुणा इनके बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक इसी प्रकार से किसी भी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कौन, M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है NIA, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर किसी कुंडली में धारा ज्यादा है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, फेरे ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा। तो N पर, I पर, A पर निर्भर करता है क्या, किसी भी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक जानकारी है। समझने वाली बातें तो चित्र में थी कि कैसे क्या घूम रहा है, दिशाएं आपने देखी थी अंगूठे से, यहाँ पर अंत में आकर एक जानकारी, एक इंफॉर्मेशन कि ये जो NIA है, NIA फेरों की संख्या, धारा और क्षेत्रफल, इन तीनों का गुणनफल एक भौतिक राशि होती है कैपिटल M, जिसे क्या कहते हैं, धारावाही कुंडली का चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसके नीचे लिखिए यहां M बराबर NIA, कुंडली का, यहाँ M बराबर NIA ब्रैकेट में क्या है, ये कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ M कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ओके। ये जो फॉर्मूला है इसको सदिश रूप में लिखा जा सकता है। भाई एक बात ध्यान दें, ये जो M है ना, M ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा कहाँ हो सकती है, धारा अदिश राशि है, संख्या N अदिश राशि है, तो इसमें सदिश राशि कौन है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वही M की दिशा होती है, तो यहाँ क्षेत्रफल की जो दिशा है ना, यही क्या होती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो अब दो सदिश राशियां हैं यहाँ पर, M सदिश राशि है, B सदिश राशि है, और साइन भी आ रहा है, साइन अल्फा। तो जब दो सदिश हो और साइन, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हो, तो आप सदिश गुणनफल में लिख सकते हैं। जैसे ये है ना, P एक सदिश राशि, E एक सदिश राशि और साइन, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, समझ गए। तो लास्ट में आपको प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी धारावाही कुंडली पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है, M क्रॉस B, जहां M उस कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है। तो बस लिखिए सदिश रूप में, सदिश रूप में सदिश रूप में टॉर्क बराबर M क्रॉस B, टॉर्क बराबर M क्रॉस B, तो टॉपिक बड़ा ही है, ज्यादा छोटा तो नहीं है। देखो कहां से शुरू की थी कहानी, हेडिंग लिखकर चित्र बनाया, और चित्र भी एक नहीं दो दो,
है ना, एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू। इस फ्रंट व्यू में थीटा और अल्फा कभी नहीं दिखते, पता नहीं लगते, यहाँ पर थीटा और अल्फा पता लगते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा कहाँ ली जाती है, तल के लंबवत। तो जो पृष्ठ आपको कल दिखाया था वो ब्लू कलर के शीट से, उसमें तल के लंबवत हमने एरिया वेक्टर दिखाया था। और जब चुंबकीय क्षेत्र मध्य से गुजर रहा है, जबकि ये PQ जो भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है किसी समय, थीटा, और क्षेत्रफल सदिश कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो हमेशा हमेशा थीटा और अल्फा 90 डिग्री होते हैं। अगर थीटा बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, इनका योग हमेशा 90 डिग्री रहता है। चलिए, तो ये जो डेरिवेशन पोर्शन था ये रह गया था, ये आज किया हमने, और इसका आधा काम कल कर लिया था हमने, F1 F2 F3 F4। आपको समझाया तो खूब, लेकिन एग्जाम में आप देख लो लिखना क्या है, समीकरण लिखने हैं 4, और उसके बाद F1 F3 कैंसिल हो जाते हैं, F2 F4 परिमाण में समान है, उनकी क्रिया रेखाएं समान नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर क्या लगाते हैं, बलागुण। और बलागुण क्या होता है, किसी भी एक बल का परिमाण गुणा उन बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ये का ये फॉर्मूला जब इस सूत्र को व्युत्पत्त करते हैं वहां भी काम में लेते हैं। दोनों में से किसी एक बल का परिमाण लेते हैं, Q इंटू ई, और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी लेते हैं 2a sin थीटा, उस टॉपिक में, और आप यहाँ तक पहुंचते हैं। तो इसकी तुलना करके आप आगे का काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, क्या, बल का मान रखना पड़ता है जो है वो L इंटू बी, क्या कर दिया, A क्षेत्रफल, फिर थीटा की जगह क्या किया, तब जाके कॉस की जगह क्या आया, साइन। साइन नहीं आता तो हम सदिश गुणनफल नहीं कर पाते आगे। और साथ में ये एक कुंडली के लिए तो हम पूरा डेरिवेशन करते हैं, एक कुंडली के लिए डेरिवेशन करते हैं, फिर हम कहते हैं फेरों की संख्या n है, कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, धारामापी। धारामापी जो आपने छठे चैप्टर में खूब काम में लिया था, विद्युत धारा का संसूचन करने के लिए, मापन नहीं, संसूचन के, धारामापी। हेडिंग लिख दिया, तो लिखिए, विद्युत परिपथों में धारा के संसूचन हेतु, विद्युत परिपथों में धारा के संसूचन हेतु, संसूचन हेतु धारामापी उपयोग में लाया जाता है। संसूचन हेतु धारामापी उपयोग में लाया जाता है। धारामापी उपयोग में लाया जाता है, पढ़ी पढ़ी। तो काम तो आपको पता ही है। ओके, अब धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो बताते हैं, फिर चित्र बनाकर उसका डेरिवेशन है कुछ। धारामापी का क्या सिद्धांत है, लिखें, लिखिए सिद्धांत। तो टॉपिक आपने लिखा धारामापी, इसका सिद्धांत क्या, लिखिए, धारामापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि, धारामापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब धारावाही कुंडली को, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो रखा जाता है तो कुंडली पर, तो कुंडली पर, हाँ भाई क्या कार्य करता है, हाँ कुंडली पर सदैव एक बल आघूर्ण कार्य करता है। रखा जाता है तो कुंडली पर सदैव
एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा के जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। खड़ी भाई, कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप। तो सिद्धांत को आप समझ पाएंगे जब चित्र बना लेंगे और आगे की बात करेंगे। आप क्या सूत्र जानते हो? आप जानते हो बलागुण बराबर क्या होता है? NIAB साइन अल्फा। अभी अभी किया था, जिसमें NIA को मैंने क्या लिख दिया था? कैपिटल M। सही बात। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस सूत्र को देखें तो अगर किसी ने धारामापी बनाया तो धारामापी के अंदर कुंडली होती है। धारामापी ने आपने बनाया तो कुंडली अंदर फिट कर दी। अब उसके फेरे आप बाहर से बदल थोड़ी सकते। उस धारामापी में दो चुंबक और लगे होते हैं, दो चुंबकीय ध्रुव लगे होते हैं, उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र भी आप बदल नहीं सकते, फिक्स हो जाता है। जो कुंडली आपने अंदर फिट कर दी धारामापी के अंदर एक कुंडली होती है, उस कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल बदल नहीं सकते। तो क्या क्या नहीं बदल सकते? एक बार धारामापी बन जाने पर फेरों की संख्या नहीं बदली जा सकती, फेरों के क्षेत्रफल नहीं बदले जा सकते, कुंडली पर लग रहा चुंबकीय क्षेत्र बदल नहीं सकता। क्या बदल सकता है? धारा बदल सकती है। तो बलागुण किसके समानुपाती है? धारा के। लेकिन ये साइन अल्फा भी तो है, इसका क्या होता है? तो हम देखेंगे। भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप एक दूसरे को? साथ में मुझे थोड़ा दूर दूर हो जाओ। हाँ भाई, तो धारा के ही समानुपाती क्यों होता है? धारामापी में इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है कि अल्फा सदैव 90 डिग्री रहता है। समझने वाली बात तो यही है। अब वो कैसे रहता है सदैव 90 डिग्री? उसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा। बनाते हैं चित्र। ये चुंबक का N ध्रुव है किसकी? मैंने चुंबक का N ध्रुव ऐसा नहीं बनाया, ध्यान रखना, सीधा नहीं है ये, अवतलाकार है। अवतलाकार कटा हुआ कैसा है? अवतलाकार बोलते हैं या नालमुखी भी बोलते हैं। हाँ, इधर भी देखिए, N ध्रुव के सामने एक और ध्रुव है S ध्रुव। जब चुंबकीय ध्रुव N और चुंबकीय ध्रुव S इस तरह से रख दिए जाते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आपने नाम सुना है लोह चुंबकीय पदार्थ? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, सुना है नाम? लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, है ना? इतना समझ लेना। इसके ऊपर भी बहुत कुछ होगा, नीचे भी बहुत कुछ होगा। अभी धारामापी बना रहे हैं, ये तो अभी चुंबक दिखाया मैंने आपको। ये क्या कह रहा हूं मैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, या क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट आयरन कोर को क्या बोलते हैं? कच्चे लोहे से बना हुआ एक, है ना, एक पिंड है ये। तो कुल मिलाकर ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। अब देखिए कुंडली कैसे दिखा रहा हूं मैं।
तो यहाँ पर मैंने एक कुंडली दिखाई है जिसमें एक से ज्यादा फेरे कुछ लग रहे हैं। ये ऊपर वृत्ताकार पैमाना है, इस वृत्ताकार पैमाने पर संकेतक दिखाई देता है। तो आपको क्या दिखाई देता है? ये संकेतक केवल। हमें बाहर से ये संकेतक दिख रहा होता है, अंदर बहुत कुछ होता है जो हमें नहीं दिख रहा होता है। ये T1 T2 क्या है? ये T1 T2 वो सिरे हैं जहां से आप धारा मापी को जोड़ते हैं और काम में लेते हैं। T1 T2 से आप धारा मापी को परिपथ में जोड़ते हैं और काम में लेते हैं। निलंबन तार वो तार होता है जिससे कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है? दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र है और इस निलंबन तार से इस कुंडली को लटकाया हुआ है। नीचे एक एस दिख रहा है, स्प्रिंग। ये एस क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग जब धारा शून्य हो जाती है तो कुंडली को वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का काम करती है स्प्रिंग। वृत्ताकार पैमाना, सर्कुलर स्केल कहते हैं इसको। संकेतक, निलंबन तार, स्प्रिंग, कुंडली। कच्चे लोहे की, नर्म लोहे की बनी हुई, नर्म लोह क्रोड, सॉफ्ट आयरन कोर। नर्म लोह क्रोड। बनाओ और नाम याद आते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। बन गया यहां तक? तो धीरे धीरे आपको ABCD पढ़ा पढ़ा के इतना पढ़ा देते हैं कि आप ऐसे उपकरण खुद भी बना सकते हैं। आपके पास तार हो, चुंबक हो, ये सब छोटी छोटी चीजें आपके पास हो तो आप उनको जोड़ जोड़ कर ऐसा उपकरण बना सकते हैं जो क्या करता है? धारा का संकुचन। हर कोई नहीं जानता कि ये अंदर राज की बात, आप ही जानते हैं। क्या? कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है और कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। बलाघूर्ण कुंडली को घुमाएगा। कुंडली से आपने क्या जोड़ दिया? संकेतक। तो आपको संकेतक घूमता हुआ दिखेगा। संकेतक घूमेगा, आपको पता लग जाएगा कुंडली में धारा प्रवाहित हुई है, मतलब परिपथ में धारा है। संकेतक ज्यादा घूमेगा तो आपको पता लग जाएगा धारा ज्यादा है। इधर देखो, बलाघूर्ण किसके समानुपाती होता है? धारा के। धारा कम, विक्षेप कम। धारा 0, विक्षेप 0। तो बड़े बड़े काम करने लग गए आप। बना लिया ये चित्र? तो फिजिक्स में इस तरह से कड़ी जुड़ी रहती है। शुरुआत कहां से हुई थी? और स्टेट से, कि बस धारावाही चालक क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। फिर एक टॉपिक आया था कि आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो बल अनुभव करता है। अब अगर आवेशित कण बल अनुभव करता है तो धारावाही चालक भी अनुभव करता है। धारावाही चालक के बल से हम कहां तक पहुंच गए?
धारावाही कुंडली पर बलाघूर्ण तक। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने चित्र तो बना दिया, लिखें इसकी क्रियाविधि। तो नाम से पता लग रहा है, वैसे तो कुछ भी छुपी हुई चीज नहीं। एक निलंबन तार के बारे में बता देता हूँ। ये निलंबन तार आपने 11 में पढ़ा होगा ना, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ, कुछ प्रत्यास्था कुछ पढ़ी होगी। जैसे रबर को आप खींचते हैं, आप छोड़ देते हैं, रबर अपनी वापस प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो निलंबन तार होता है ये बड़ा प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ कैसे, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देता हूँ। एक तो शब्द होता है ट्विस्ट। जब ये तो क्या मार्कर है, इसमें तो ट्विस्ट होगा नहीं। कोई चीज है क्या यहाँ पर? किसी के मोबाइल में चार्जर है? मोबाइल चार्जर, कोई एक्स्ट्रा लीड वीड कुछ है? इससे तो आप क्या करोगे, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के, ये लो, इसी से समझे है ना। तो इसके दर्शन करें आपको, सब देखें। देखिए मैं इस पर इसको घुमा रहा हूँ, इसको थोड़ा और सही से पकड़ लेते हैं ना, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो येलो कलर का जो तार है इसमें ट्विस्ट जनरेट होगा। अब सही है, अब ध्यान से देखना, मैं इसको घुमा रहा हूं। तो येलो कलर का जो तार है उसमें ट्विस्ट जनरेट हो रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा, मैंने क्या किया, इसको घुमाने के लिए बलाघूर्ण लगाया, बलाघूर्ण लगाकर इसको मैंने थोड़ा घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया। अब इस तार में ट्विस्ट जनरेट हुआ। वो ट्विस्ट क्या करता है, वो ऐंठन क्या करती है, इसको उल्टा घुमाती है, उल्टा घुमाती है तार के साथ, इस संकेतक के साथ और कुंडली के साथ ऐसा ही होता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो बलाघूर्ण कुंडली को घुमाता है, कुंडली घूमती है। जैसे जैसे कुंडली घूमती है इस तार में ऐंठन उत्पन्न होती है, ट्विस्ट जनरेट होता है, और इस ट्विस्ट के कारण कुंडली पर विपरीत दिशा में बलाघूर्ण लगता है, जिसको कहते हैं प्रत्यानयन बलाघूर्ण। एक होता है विक्षेपक बलाघूर्ण। विक्षेपक बलाघूर्ण क्या होता है, टॉर्क बराबर P, टॉर्क बराबर NIAB साइन अल्फा। ये होता है विक्षेपक बलाघूर्ण, धारा के कारण जो आता है। एक होता है प्रत्यानयन बलाघूर्ण, जो इस विक्षेपक बलाघूर्ण के विपरीत होता है। जैसे इससे मैं यही बता रहा था आपको कि मैं अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो जो तार है जिससे कुंडली लटकी हुई है वो कुंडली पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बलाघूर्ण लगाई, बिकॉज ऑफ ट्विस्ट, ऐंठन के कारण। जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जिस तार से कुंडली लटकी हुई वो तार उसको विपरीत दिशा में घुमाता है और प्रारंभिक स्थिति में लाकर छोड़ता है। अगर आप लगने विक्षेपक बलाघूर्ण 0 कर दें, कुंडली में धारा 0 कर दें, ये 0 हो जाएगा। तो कुंडली वापस अपनी स्थिति में क्यों आती है, प्रत्यानयन बलाघूर्ण के कारण, प्रत्यानयन बलाघूर्ण के कारण। ये प्रत्यानयन बलाघूर्ण क्या होता है, ये प्रत्यानयन बलाघूर्ण होता है C × फाई। अब C क्या होता है, फाई क्या होता है, तो फाई होता है विक्षेप, कुंडली कितना घूमी एंगल में, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितना विक्षेप हुआ डिग्री में, रेडियन में, उसे कहते हैं विक्षेप। और इससे C कहते हैं प्रत्यानयन बलाघूर्ण, इकाई विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बलाघूर्ण। फाई का मान अगर 1 डिग्री हो तो C क्या है, एकांक विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बलाघूर्ण C। ये इस तार की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तार का गुण होता है। C क्या होता है, एकांक विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का भी मात्रक होता है, क्या होता है, 11th में पढ़ते हैं बलाघूर्ण, दूरी और बल का गुणनफल, न्यूटन × मीटर। तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण क्या होता है, एकांक विक्षेप के लिए बलाघूर्ण। और ये तार जो लिया जाता है ये प्रत्यास्थ पदार्थ का लिया जाता है, एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, प्रत्यास्थ पदार्थ का। तो क्रियाविधि प्रारंभ करते हैं। तो 2 बातें होंगी इसमें, ध्यान रखना, एक विक्षेपक बलाघूर्ण धारा के कारण, एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण ट्विस्ट जो जनरेट होता है, ऐंठन जो उत्पन्न होती है उसके कारण। लिखिए, जब धारामापी की कुंडली में, जब धारामापी की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो
तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है, जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। फॉर्मूला लिख ले में, जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। लिख लिया, टॉर्क बराबर NIA कैपिटल B साइन अल्फा। ओके, इस अल्फा के बारे में थोड़ी बात बता दूं। यहाँ पर जो चुंबकीय ध्रुव हैं ये इस तरह के नहीं है, इस तरह के चुंबकीय ध्रुव नहीं है बिल्कुल सीधे सीधे कि N है ये S है। अगर ऐसा हो तो यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, बट यहाँ कैसे चुंबकीय ध्रुव हैं, इस तरह के नालमुखी चुंबकीय ध्रुव हैं या अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव हैं इस तरह से। और बीच में क्या रखा हुआ है, लोहा, एक नर्म लोह क्रोड। जब हम नालमुखी चुंबकीय ध्रुव ले लेते हैं और केंद्र पर क्या रख देते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, तब इन दोनों ध्रुवों के बीच त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र कैसा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वृत्ताकार, काल्पनिक वृत्ताकार पथ के केंद्र से होती हुई जा रही है। यहाँ पे तो मैंने 3 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई है, वास्तव में अनंत चुंबकीय बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी जो इधर से जा रही है और कहाँ पहुंच रही है, एन से निकलकर कहाँ पहुंच रही है, एस में। लेकिन कहाँ से होती हुई जा रही है, मध्य से। मध्य में कौन रखा हुआ है, लोहा, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र का महत्व अब समझ में आएगा आपको, किस तरह से अल्फा 90 डिग्री और साइन अल्फा +1 रहता है हमेशा। इसलिए बलागुण केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, धारा पर, केवल और केवल धारा पर, समानुपाती होता है उसके। कैसे, तो उसके लिए चांदा वगैरह कुछ होगा ना, जरूर होगा, निकालना, क्योंकि मुझे समतल निकालो चांदा बैग में से। हाँ, तो इधर देखिए भाई, ये चांदा भी एक तली है, तली तो होता है ना। अगर मैं इसके तल से किसको बताऊं, कुंडली के क्षेत्रफल A को, कुंडली में बहुत सारे फेरे हैं, उन सभी फेरों के तल एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो किसी भी एक फेरे के तल को मैं इस चांदे से दिखा रहा हूं। देखिए, तो जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से गुजर रही होती है, तो क्या होता है, माना किसी समय कुंडली का क्षेत्रफल इस तरह से है, बिल्कुल क्षैतिज है, तो कुंडली का तल अगर क्षैतिज है तो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, लंबवत। ये कुंडली का तल है और ये कैसा है, क्षैतिज है, इस तरह से, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। और जब कुंडली इस स्थिति में है तो इस कुंडली के तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, कुंडली के तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, कौन सी वाली, ये वाली। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुंडली के ठीक तल में है, बी। तो बी कहाँ है, कुंडली के तल में, और क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, तल के लंबवत। तो अल्फा कितना होता है ना। अभी तो एक बात बताइए, अल्फा 90 डिग्री है, मान लो कुंडली में लेफ्ट या राइट विक्षेप आया, मान लो कुंडली विक्षेपित हो गई, विक्षेपित हुई कुंडली, ये देखो यहाँ पर आ गई कुंडली। इस स्थिति में भी, कुंडली की इस स्थिति में भी इसके तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये वाली। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ है, इसके तल में है, और तल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है, खुद के लंबवत। इस स्थिति में भी कोण क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच का कोण होता है अल्फा, सदिशों के बीच का ही होगा। अगर कुंडली में इस दिशा में विक्षेप आया, पहले मैंने इधर बताया था, फिर इसको मैंने इधर घुमा के बताया, अब मैं बता रहा हूं, मान लो कुंडली में विपरीत दिशा में विक्षेप आ गया, विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, अभी भी इसके तल में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये वाली। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुंडली के तल में है और क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, इधर आ गया घूम के, जब ऐसे थी तो ऊपर था, इधर था तो इधर। तो इस स्थिति में भी, इस वाली स्थिति में भी अल्फा क्या है, 90 डिग्री। तो बिकॉज ऑफ
त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र है ना, नालमुखी चुंबकीय ध्रुव और केंद्र पर लोह चुंबकीय पदार्थ से कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र। आप लोगों को एक डायग्राम और बनाना है इसके राइट साइड में, ये वाला बनाइए। एक समीकरण तो लिख दिया आपने, डायग्राम के इस बड़े वाले डायग्राम के राइट साइड में ये चित्र बनाएं त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र का। तो एक नंबर का प्रश्न तो ये बनता है कि धारामापी में जो त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका क्या महत्व है? तो धारामापी के त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोण अल्फा हमेशा 90 डिग्री बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं, धारामापी के सिद्धांत में हम क्या कहते हैं कि बलागुण केवल किस पर निर्भर करता है? धारा के समानुपाती होता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को लटकाया जाता है और धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बलागुण तो लगता है। वो बलागुण किसके समानुपाती होता है? केवल धारा की। हम ऐसा ही उपकरण चाहते हैं। मूल बात क्या है? हम ऐसा ही उपकरण बनाना चाहते थे जो किसको सेंस करे, जो किसका संसूचन करे? धारा का। तो ये जब बलागुण केवल धारा के समानुपाती होगा तो धारा का पता लगेगा ना। तो त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र राइट साइड में दिखा दिया। अब लिखिए, कुछ लिख लिया था आपने, निम्न प्रकार दिया जाता है। इसके नीचे लिखिए, धारामापी की कुंडली पर त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र के कारण, धारामापी की कुंडली पर त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र के कारण लाइन में लिख दो पूरा, क्या? कोण अल्फा बराबर 90 डिग्री रहता है। कोण अल्फा बराबर 90 डिग्री रहता है तब टॉर्क बराबर, सही बात है ना, NIAB साइन अल्फा एक हो गया, क्योंकि अल्फा कितना रहता है? 90 डिग्री। इस चांदे की मदद से मैंने आपको बताया कुंडली इधर उधर कहीं भी विक्षेपित हो, मैंने तो 3 ही स्थिति दिखाई, वास्तव में तो सभी जगह, यहां से भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही होगी, हर दिशा में जा रही होगी। तो कुंडली की हर स्थिति में कुंडली के तल में ही चुंबकीय क्षेत्र होगा और कुंडली का क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होगा, इसलिए अल्फा हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। वो आयताकार कुंडली के केस में, इससे पहले वाला जो टॉपिक था आयताकार कुंडली, तब हमने चुंबकीय क्षेत्र कैसा लिया था? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है, तो वहां तो कोण बदलता है, बट यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी है? त्रिज्यक, इसलिए अल्फा हमेशा 90 डिग्री ही बना रहता है। नेक्स्ट, इसको समीकरण 1 दे दो। देखिए, उपरोक्त विक्षेपक बलागुण के प्रभाव में, उपरोक्त विक्षेपक मतलब विक्षेप देने वाला, उपरोक्त विक्षेपक बलागुण के प्रभाव में कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। साथ ही
कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, साथ ही निलंबन तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। साथ ही निलंबन तार में ऐंठन उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐंठन उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप, हाँ भाई, विपरीत दिशा में क्या लगता है? प्रत्यानयन बलाघूर्ण। जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली पर विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण, विपरीत दिशा में क्या लिखा? कुंडली पर विपरीत दिशा में एक, कुंडली पर विपरीत दिशा कहां गई? जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में कुंडली पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है ना। खड़ी पाई लिखिए, यदि निलंबन तार का, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। यदि तो ठीक है, निलंबन तार कट कर दो, तो जो भी बोल रहा हूं वापस लिख ले, है ना। यदि कुंडली में फाई भी एंगल ही होता है ना। यदि कुंडली में फाई विक्षेप हो तो, यदि कुंडली में फाई विक्षेप हो तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण समीकरण 2। तो फाई विक्षेप अगर है, मतलब जो आपको मैं दिखा रहा था ना, इस तरह से घूम रही है, तो जितना ज्यादा फाई होगा उतना ज्यादा इस निलंबन तार में ट्विस्ट मतलब ऐंठन उत्पन्न होगी, और उतना ही विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगेगा। ठीक है, ओके। इसके नीचे लिखिए, यहां सी एकांक विक्षेप हेतु प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। यहां सी एकांक विक्षेप हेतु प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। एकांक विक्षेप हेतु प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, मतलब एक कांस्टेंट होता है एकांक विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो इस तार के लिए ये नियतांक होता है, सी एक कांस्टेंट होता है एकांक ट्विस्ट, एकांक विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण। लिख दिया, ओके। देखिए, संतुलन की स्थिति में संतुलन किसका? विक्षेप किसका उत्पन्न हो रहा है? कुंडली का। तो कुंडली घूम रही है, कहीं तो रुकेगी। कुंडली रुकी क्यों? कुंडली का रुकना मतलब संतुलन की स्थिति। जितना विक्षेपक बलाघूर्ण है उतना ही जब प्रत्यानयन बलाघूर्ण हो जाता है तो कुंडली पर परिणामी बलाघूर्ण शून्य हो जाता है, और कुंडली कहीं एक जगह आपको विक्षेप दिखाती है। भाई कुंडली में विक्षेप आया, घूमी, तो इधर लग रहा है विक्षेपक बलाघूर्ण, तो विपरीत दिशा में क्या लगता है? प्रत्यानयन बलाघूर्ण। और कुंडली कहीं एक जगह आपको संकेतक दिखाती है, तो संतुलन आ गया ना। संतुलन की स्थिति में क्या होता है? ये दोनों जब बराबर होते हैं, लिखिए, संतुलन की स्थिति में टॉर्क बराबर टॉर्क डैश। ये टॉर्क क्या है? विक्षेपक बलाघूर्ण तो है ही, कौन सा वाला? विक्षेप देने वाला विक्षेपक। टॉर्क डैश क्या है? प्रत्यानयन, जो कि विपरीत दिशा में कार्य करता है ना। आपने 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो अगर स्प्रिंग पर बल लगाते हैं, उसको खींचते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, तो स्प्रिंग विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगाते हैं।
किसी रबर को आप खींचते हैं, आप बल लगा रहे हैं और विपरीत दिशा में रबर बल लगाता है, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। यहाँ हम शब्द काम में ले रहे हैं प्रत्यानयन बलाघूर्ण। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 से मान रखो और अंतिम सूत्र तक फटाफट पहुंचते हैं। NIAB, तो अच्छी बात क्या है, साइन अल्फा 1 हो गया। चलो बताओ फाई अपॉन आई क्या होगा। फाई अपॉन आई बराबर क्या लिखूं, कोई तो बोलो। ठीक है, तो क्या लिखूं, सही बात। तो बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर बहुत राज छुपे हैं। मैंने फाई अपॉन आई एक अनुपात लिख दिया और वो अनुपात आप लोगों ने बता दिया NAB अपॉन C, ठीक है। यही अनुपात क्यों लिया, कैसे भी कुछ भी ले सकते थे, फाई अपॉन आई ही क्यों लिया, क्योंकि इस फाई अपॉन आई को कुछ कहते हैं और इसी को कुछ क्यों कहते हैं वो बात करनी है ना। देखिए यहाँ अनुपात फाई अपॉन आई, यहाँ अनुपात फाई अपॉन आई धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। यहाँ अनुपात फाई अपॉन आई धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता कहलाती है। अब देखिए कौन सा धारामापी ज्यादा सेंसिटिव होगा, कौन सा कम। जो धारामापी ज्यादा सेंसिटिव है इसका मतलब धारा सुग्राहिता ज्यादा है, जो धारामापी कम सेंसिटिव है उसकी धारा सुग्राहिता कम है। सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अगर किसी धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें और थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने पर भी संकेतक ज्यादा विक्षेप दे दे, हमें पता लग जाएगा। अगर मान लो धारामापी कम सुग्राही है और धारामापी में थोड़ी धारा प्रवाहित करने पर संकेतक बिल्कुल नहीं हिला, इसका मतलब वो कम सुग्राही है, कम सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो तब हो कि थोड़ी सी धारा देते संकेतक घूमने लग जाए। तो ये फाई अपॉन आई ही क्यों चुना धारामापी की सुग्राहिता के लिए, कारण अगर आई का मान कम हो और विक्षेप ज्यादा आ जाए तो अनुपात का मान कम होगा कि ज्यादा। हर कम हो, अंश ज्यादा हो तो अनुपात का मान ज्यादा होता है। हर कम हो और अंश ज्यादा हो, जैसे मैं आपको कह दूं 250 अपॉन 5, हर कम है अंश ज्यादा है तो अनुपात का मान ज्यादा ही आएगा। कितना आएगा, 50 आ रहा है ना। और आपको कह दें हर थोड़ा कम है और अंश थोड़ा कम है, हर ज्यादा है तो अनुपात कितना आएगा, 1/2, 0.5। तो कुल मिलाकर अल्प धारा पर भी ज्यादा विक्षेप अगर आ जाए, अल्प धारा पर ज्यादा विक्षेप आ जाए, हर कम अंश ज्यादा, तो फाई अपॉन आई ज्यादा होगा। और इसका उल्टा, किसी धारामापी में काफी सारी धारा प्रवाहित करने पर, अब अल्प नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं काफी सारा, अगर ज्यादा धारा प्रवाहित करने पर भी विक्षेप कम आ रहा है तो ऐसा धारामापी क्या कहा जाएगा, कम सुग्राही, कम सेंसिटिव। तो इस अनुपात का महत्व यही है। जब हम धारामापी बना देते हैं तो NABC ये चारों कांस्टेंट हो जाते हैं। आपने धारामापी बना दिया, इसको पैक कर देते हैं, बस आपको क्या दिखता है, कांच के अंदर से, ट्रांसपेरेंट कांच होता है उसके अंदर संकेतक घूमता हुआ दिखता है, बस सब कुछ पैक होता है। तो निलंबन तार जो लगा दिया वो लगा दिया, तो C फिक्स, कुंडली जो फिट कर दी जो कर दी, मतलब N फिक्स, A फिक्स, जो चुंबक फिट कर दिए वो कर दिए, B भी फिक्स। तो चारों बदलते नहीं है, लेकिन फाई और आई बदलने वाली राशि। आप तो ऐसा समझ लो, किनका अनुपात लिया मैंने, बदलने वाली राशि, और ये सब एक तरफ कर दिए नहीं बदलने वाले। फाई अपॉन आई क्या कहलाती है, धारामापी की धारा सुग्राहिता। तो आप किसी धारामापी को सुग्राही बनाने के लिए क्या करेंगे,
आपको एक धारामापी बनाना है और बहुत सुग्राही बनाना है, बड़ा सेंसिटिव बनाना है, तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्रयास करेंगे आप, क्या करोगे, किसका मान, फाई का मान ज्यादा लोगे। मैं कह रहा हूं आपको धारामापी बनाना है, आपने धारामापी बना के ऐसे रख दिया, उसको काम में नहीं ले रहे हो आप। फाई तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तब आएगा, आपने तो धारामापी बना के रखा है और आपका उद्देश्य है कि सुग्राही धारामापी बने, सेंसिटिव बने। तो मैं क्या करूंगा, जिस कुंडली को काम में लूंगा उसमें ज्यादा फेरे लूंगा, एन कैपिटल एन ज्यादा लूंगा, फेरों का क्षेत्रफल भी लगभग ज्यादा लूंगा, जो चुंबक लगाऊंगा वो बहुत शक्तिशाली चुंबक लगाऊंगा, बी ज्यादा होना चाहिए, और जो तार लूंगा निलंबन तार, उसका सी कम होना चाहिए। कौन ज्यादा होने चाहिए, ये अंश वाले सब ज्यादा होने चाहिए और हर वाला ये सी कम होना चाहिए, तभी तो मुझे ये ज्यादा मिलेगा। और ये मतलब, इसका मतलब क्या है, पाई अपॉन आई। तो धारामापी को सुग्राही बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र से पता लगता है। आपने ये तो लिख दिया ना यहाँ, पाई अपॉन आई क्या है, धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मात्रक क्या होता है, भाग विक्षेप, विक्षेप जो होते हैं ना, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, भाग बटा एम्पियर। फाई क्या होता है, एंगल में, तो एमीटर धारामापी में से खंड बने होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, भाग बटा एम्पियर। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो वहां पर भी आता है ये भाग बटा एम्पियर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, इसका मात्रक क्या होता है, भाग बटा एम्पियर। डिवीजन अपॉन एम्पियर भी लिखते हैं, DIV, डिवीजन अपॉन। फाई को मापा जाता है खंडों में, भागों में, और धारा को तो एम्पियर में मापते ही हैं। ओके, समय 1 मिनट, तो आप तो ऐसे बता रहे थे 10 मिनट बाकी हो। चलिए, तो इसके आगे पढ़ेंगे कल ये चैप्टर आराम से हम एंड कर देंगे, ठीक है ना।